हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस अकाउंट वर्ड। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने के लिए बोला रहा, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो में कुछ समस्या आती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें, हम आपको बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहला टॉपिक क्या दिया रहा, कला पारगम्यता के सिद्धांत। कला पारगम्यता के सिद्धांत निम्न प्रकार से होते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है, धारण दाब सिद्धांत। इसको ट्राउवे ने सन 1867 में दिया था। अब हम पढ़ के आ रहे हैं पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा रहा, बताया रहा कि पारगम्यता का मतलब यह होता है कि किसी पदार्थ का किसी जो जीवित कोशिका में प्रवेश करना, मतलब या तो बाहर का पदार्थ अंदर जाना या अंदर के पदार्थ को बाहर जाना, यही पारगम्यता होती है। तो पहला सिद्धांत क्या कहता है, धारण दाब का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ पदार्थ कोशिका कला से बंधुता रखते हैं। बंधुता मतलब दोस्ती। तो जिससे विसरण के समय कला से कुछ पदार्थ आसानी से निकल जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थ नहीं निकल पाते। बंधुता का मतलब होता है दोस्ती। अगर जो कोशिका के बाहर के पदार्थ जो कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनकी दोस्ती कला से है, मतलब कोशिका झिल्ली से है, तो वो आसानी से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जिनकी दोस्ती नहीं है, जिसकी बंधुता नहीं है, वह प्रवेश नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सिद्धांत। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना, बड़े कणों का बाहर रह जाना और छोटे कणों का अंदर चलाना। फिल्टर करना मतलब सभी समझते होंगे, फिल्टर शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। यह सिद्धांत रूहलैंड ने सन 1912 में और हाफमैन ने सन 1925 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो एक चलनी की भांति व्यवहार करते हैं, जिसके द्वारा छोटे कण आसानी से कला के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, बड़े आकार के कण नहीं हो पाते। इस सिद्धांत को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सिद्धांत कहता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कला के छिद्रों में छिद्रों से ग्लूकोज अंदर चला जाता है, किंतु सुक्रोज बाहर ही रह जाता है। सुक्रोज के कण ग्लूकोज के कण से बड़े होते हैं, जिसके कारण वह बाहर रह जाता है, और ग्लूकोज के कण छोटे रहते हैं, वह कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में बताया गया है, ये जो झिल्ली है यह सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। इसमें ये जो बाहर के पदार्थ हैं, इसमें सुक्रोज भी है और ग्लूकोज भी है। तो जब इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उस सिद्धांत के अनुसार जब कण कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, तब ये जो सुक्रोज के कण होते हैं ये बड़े आकार के हैं, तो ये बाहर रह जाते हैं, और जो ग्लूकोज के कण होते हैं वह छोटे आकार के होते हैं, इसलिए वह अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो कैपिलरी का सिद्धांत। इलेक्ट्रो कैपिलरी मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, उस पर कोई ना कोई आवेश पाया जाता होगा। तो आइए इसको देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका कला पर आवेश पाया जाता है, तो किसी कला की पारगम्यता कला के ऊपर उपस्थित छिद्र के साइज पर उपस्थित आवेश पर तथा कला छिद्र से गुजरने वाले कणों पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करती है। मतलब जो इलेक्ट्रो कैपिलरी का सिद्धांत है, उसके अनुसार वह यह बताता है कि जो कला होती है, मतलब कोशिका झिल्ली होती है, उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्रों का जो साइज होता है उस पर आवेश पाया जाता है, और जो कण अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन पर भी ऑलरेडी आवेश पाया जाता है। तो यह जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो पारगम्यता होती है वह कोशिका पर उपस्थित छिद्र के साइज पर उपस्थित आवेश और कण जो गुजर रहे हैं उस झिल्ली की अंदर से, उस पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है बसा या लिपिड विलेयता का सिद्धांत। इसको
ओवरटॉन ने सन 1900 में दिया था। इसके अनुसार स्टीरॉयड्स हार्मोन वसा में घुलनशील होता है, मतलब एक हार्मोन होता है जो वसा में घुलनशील होता है। अतः जिन पदार्थों की वसा में घुलनशीलता अधिक होती है वह कला के द्वारा पारगमित हो जाते हैं, मतलब अंदर बाहर हो जाते हैं। कोशिका के अंदर हार्मोन पाया ही जाता है, स्टीरॉयड्स हार्मोन, यह वसा में घुलनशील होता है। ठीक, तो यह जो होता है वसा में घुलनशील होता है, तो जो पदार्थ कोशिका मतलब जो पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं लिपिड्स में, वे आसानी से कोशिका के अंदर बाहर पारगमित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कलिकीय सिद्धांत। इसमें बताया गया है कोशिका कला तथा जीवद्रव्य बहुरूपी कलिकीय तंत्र में पाए जाते हैं, जिससे कणों की पारगम्यता होती रहती है। नेक्स्ट है कैरियर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका कला की पारगम्यता में कुछ कैरियर भाग लेते हैं। ये कैरियर साधारण चैनल्स एंजाइम या सह एंजाइम हो सकते हैं जो किसी पदार्थ के समूह से रासायनिक बंधुता रखते हैं। नेक्स्ट हमने बोला था विसरण तथा परासरण में अंतर, मतलब विसरण और परासरण के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो विसरण क्या होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि यह ठोस द्रव गैस तीनों में हो जाता है। विसरण मतलब वायुमंडल में भी हो सकता है, लेकिन परासरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। यह मतलब लिक्विड फॉर्म में ही परासरण होता है। तो इसको देखते हैं। इस क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण में यह क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकती है, लेकिन परासरण सिर्फ द्रवों में संपन्न होता है। इस क्रिया में पदार्थ के कण माध्यम में विसरित होते हैं, मतलब जो माध्यम होता है वहाँ जाते हैं। इस क्रिया में पानी के अणु एक घोल से दूसरे घोल में जाते हैं। विसरण की क्रिया में प्रसरित होने वाले कण जिस पदार्थ में विसरित होते हैं उस पर दबाव डालते हैं, जिसे विसरण दाब कहते हैं। मतलब जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कण प्रवेश करते हैं तो उन कणों पर जिस पर कम सांद्रता है वहां पर दबाव पड़ता है, इसे विसरण दाब कहते हैं। और परासरण में देखते हैं, अधिक सांद्रता वाले घोल में पानी के जाने से परासरण दाब उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह होता है कि विसरण जो विसरण होता है वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है और परासरण अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। परासरण के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, मतलब टाइप्स। तो दो प्रकार के होते हैं, अंतः परासरण और बहिः परासरण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अंतः परासरण मतलब अंदर की ओर और बहिः परासरण मतलब बाहर की ओर। तो अंतः परासरण को देखते हैं। अंतः परासरण की क्रिया में पानी अथवा विलायक के अणु बाहर के माध्यम से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। जैसे जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो वह फूल जाती है कुछ टाइम पश्चात। तो यह किसका उदाहरण है? अंतः परासरण का, मतलब बाहर के पानी के अणु किशमिश के अंदर जा रहे हैं तो वह अंतः परासरण हो। बहिः परासरण में क्या कहता है? बहिः परासरण की क्रिया में पानी अथवा विलायक के अणु कोशिका के अंदर से बाहर के माध्यम में जाते हैं, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। मतलब जैसे जो अंगूर होता है, अंगूर को अगर हम शक्कर के घोल में डालते हैं, खूब गाढ़े घोल में, तो जो अंगूर का पानी होता है, अंगूर का लिक्विड फॉर्म होता है, वह बाहर प्रवेश कर जाता है शक्कर वाले घोल में। यह बहिः परासरण का ज्ञान। अब हमने अगर परिभाषा समझ ली है तो आराम से इसका अंतर भी लिख सकते हैं। तो अंतः परासरण और बहिः परासरण में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला है अंतः परासरण में इस क्रिया में जल के अणुओं का परासरण या विसरण बाहर से अंदर की ओर होता है, और बहिः परासरण में जल के अणुओं का विसरण अंदर से बाहर की ओर होता है।
इस क्रिया में यह क्रिया तभी होती है जब अंदर का घोल बाहर के घोल से अधिक सांद्र वाला होता है, और यह क्रिया तब होती है जब अंदर का घोल बाहर के घोल से कम सांद्र होता है। अंतःपरासरण की क्रिया में कोशिकाएं फूल जाती हैं और बाह्य परासरण की क्रिया में कोशिकाएं चिपक जाती हैं। नेक्स्ट हमने बोला था पादपों में परासरण का महत्व, मतलब जो पौधे होते हैं उनमें परासरण के क्या महत्व होते हैं उसके बारे में आइए हम देखते हैं। इस क्रिया के द्वारा प्रायः मूल रोमों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण होता है। जो परासरण की क्रिया होती है, हम सभी जानते हैं कि जो मूल रोम होते हैं पौधों की जड़ों में, वे ही भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। यह क्रिया परासरण के द्वारा ही संपन्न होती है। नेक्स्ट है, इसके कारण पौधों की कोशिकाएं आसून अवस्था में रहती हैं, जिससे पौधों की पत्तियां तथा कोमल अंग सीधे खड़े रहते हैं। जो पौधों की पत्तियां मतलब जो कोमल अंग होते हैं, कोमल पार्ट होते हैं, उनके सीधे खड़े रहने का कारण भी परासरण है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पादपों या पादप अंगों में गति परासरण के कारण होती है। अगर हवा चलती है तो पौधे हिलते हैं, पत्तियां हिलती हैं, यह भी क्रिया परासरण के द्वारा ही संपन्न होती है। यह क्रिया भी पादपों के द्वारा ही संपन्न होती है। जैसे मिमोसा पुडिका में जो छुई मुई होती है, उसको टच करने पर वह सिकुड़ जाती है उसकी पत्तियां, यह भी परासरण के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी इसी के द्वारा पहुंचता है। अगर पानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रहा है, इसका मतलब पौधों के हरे भरे रहने का कारण भी परासरण ही होता है। नेक्स्ट है, जड़ों का वृद्धि प्रदेश परासरण के कारण ही आशून रहता है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विलयनों के प्रकार, परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब न्यूनता के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो में जो ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, हम बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। साथ ही इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू। हम अपने वीडियो के माध्यम से हर टॉपिक्स के बारे में बताना चाहते हैं, मतलब हम अपने वीडियो में सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके बताएंगे। भले ही वीडियो धीरे बन रहा है, कम समय का हो रहा है, लेकिन हम एक तरफ से आपको सब बता रहे हैं। इसलिए अगर वीडियो आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, और अगर आपको नोट्स के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं, तो हम आपको वो भी उपलब्ध कराएंगे। इन टॉपिक्स के बारे में देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।